किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। ये मेला 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा। इस मेले का उद्घाटन राज्यसभा सदस्य कहकशां प्रवीण और भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने किया। इसी के साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति भी उपस्थित रहे। जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, यहाँ पर लगे तमाम स्टॉलों पे जाने का मौका मिला कि किस तरह से बिहार कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहा है और जो थीम है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मेले का, जन जीवन हरियाली का, उसके मुताबिक जो काम हो रहा है वो सराहनीय काम है कि कृषि रोड मैप के तहत जो काम किया जा रहा है और जिस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे बिहार का किसान एक मजबूत किसान है, उसकी सोच मजबूत है और उसकी सोच मजबूत होने के कारण उससे मान और सम्मान बिहार का बढ़ाने का काम किया है। साइंटिस्टों से मिलकर, कृषि साइंटिस्टों से मिलकर, कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर जो एक से एक फसल पर अपना नज़र बनाकर, अपना योगदान देकर, अपना समय देकर जो विकास कर रहे हैं कृषि के संबंध में, अनाज को किस तरह, किस फसल को किस समय उगाया जाए और अधिक दरमन हो सके। हमारे क्षेत्र के किसान बंधुओं ने एक से एक साइंटिस्ट के बात को मानकर, चाहे जिस तरह का फसल हो, मैंने अभी देख रहा था स्टॉल में लगा हुआ था, मानव जाति को पालने के लिए बीड़ा उठा लिया है। मैं इसे किसान बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने तन मन धन अपना पसीना बहाकर देश के सभी लोगों को अन्न देते हैं। आप लोग तो अन्नदाता हैं। किसानों का मैंने दूसरा नाम अन्नदाता भी कह दूं तो इसमें कोई कमी नहीं है। तो एक ओर जल है, दूसरी ओर हरियाली है, तभी आपका जीवन है। अगर जल और हरियाली नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। तो इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम है और यह जो कार्यक्रम चल रहा है, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो आने वाले पीढ़ी के लिए, जो पीढ़ी आज आएगा उस पीढ़ी कैसे सुखी रहे, किस प्रकार से उसका किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। जमीन का जल स्तर सूखता जा रहा है, वह जल कैसे स्थिर रहे, इस दिशा में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जल जीवन और हरियाली के तहत इस किसान मेले को आयोजित किया गया है। किसान बदलते मौसम में भी अपनी आय दोगुनी करने में सफल होंगे। कि हम इस मेले के दौरान जितने भी किसान भाई आते हैं, किसान बहनें आती हैं, उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर एजुकेशन है क्या। दूसरा, हम अपने किसान भाइयों को आज इस मेले में आए हुए जितने किसान भाई हैं और जो नहीं भी आए हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि बिहार को 5वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। ये आप लोगों का देन है और आप लोगों के कारण ही बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला। कोशिश किया गया है कि मौसम अनुकूल सिर्फ बात ही नहीं रहे, उस मौसम अनुकूल में हमारे विश्वविद्यालय, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जितने भी प्राइवेट पार्टीज़ हैं, प्राइवेट पार्टनर्स हैं, जो किसी न किसी तरीके से किसी खेती में लगे हुए हैं, उनके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी है जो कि इस तरह से मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसमें हम अपनी खेती कर सकें। ये हम लोगों ने कोशिश किया है। विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकें, कृषि शिक्षा, जैविक खेती, जलवायु परिवर्तन, फसल अवशेष प्रबंधन, मखाना, फल एवं सब्जियों की प्रभेदों को दर्शाया गया है। अगर जल है, हरियाली है तो जीवन है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इस बार हम लोगों ने इस मेले की जो थीम रखी है, मौसम के अनुकूल कृषि की तकनीकें। बहुत सारी तकनीकें हम लोगों ने जो विकसित की हैं और उसको इस मौसम में हम कैसे किसानों तक ले जाएं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के 7 कृषि विज्ञान केंद्रों में ये मौसम अनुकूल खेती चल रही है। 8 जिलों में
क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बना रहे हैं हम। इसके अलावा हमारे जो भारत सरकार है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, वो भी ऐसे लोगों तक, जो हमारे माननीय कुलपति महोदय की इच्छा है कि रीच टू अनरीच ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत हम लोग बांका, कटिहार, किशनगंज, औरंगाबाद और गया, इन जिलों के आदिवासी के क्षेत्र, आदिवासी भाइयों बहनों तक हम अपनी योजनाओं को, कृषि से संबंधित तकनीकों को पहुंचाना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे जल जीवन हरियाली के अंतर्गत कोई मतलब काम हो रहे हैं, वो हमारे DRDA के अंतर्गत ही हो रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बिहार को हम कृषि के क्षेत्र में देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाएं, वो सब अपना आप सभी किसान भाई अवश्य पूरा करेंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी को इस किसान मेला में आने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। इस मेले में जिले के कृषि वैज्ञानिक और कुछ कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इन विशेषज्ञों ने क्या कुछ किसानों के लिए खेती के बारे में बताया, आइए जान लेते हैं। और जो कुछ भी महाविद्यालय स्तर पर हम लोग तकनीकी विकसित किए हुए हैं या जो आने वाले समय में विकसित होगा, उसको हम किसानों के लिए प्रदर्शित करते हैं, ताकि पूरे राज्य या अन्य राज्यों के किसान जो यहाँ आते हैं मेला में, उनको स्टॉल पर उन सब चीज़ों को देखने से नए नए तकनीक जो विकसित हुआ है उससे उनको ज्ञान प्राप्त हो। और उस मखाना में उन्नतशील किस्म का विकास किया गया है, सबौर मखाना वन। साथ ही मखाना का उत्पादन तकनीक भी हम लोगों ने विकसित किया है। मखाना में मखाना से मत्स्य पालन और मखाना के बहराई के लिए मशीन भी हम लोग का पाइपलाइन में है, जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ताकि किसान इसे देखकर इसको अपना सके और अपना करके मखाना के उन्नतशील खेती से बेहतर उत्पादन और मुनाफा को बढ़ा सके। कीट संबंधी चर्चा करेंगे। इसमें हमारा देखते हैं कि बहुत से हानिकारक कीट होते हैं, बहुत से कीट जो है लाभदायक कीट होते हैं। हम लोग अंधाधुंध दवा का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे कि मानव जाति एवं वातावरण, पृथ्वी या अन्य लाभदायक कीटों को ज़्यादा नुकसान दे रहा है। जो हम दवा का इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रकोप जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो है हम लोग कीट संबंधी जो लाभदायक कीट हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को लाभदायक कीट को पहचानना जरूरी है। इस किसान मेले में प्रदेश के सफल और प्रगतिशील किसान भी शामिल हुए, जिन्होंने मेले का आनंद लिया और क्या कुछ यहाँ आकर किसानों ने यंत्रीकरण और खेती के बारे में सीखा, आइए जानते हैं। मशरूम उत्पादक किसान हूँ और मैं 2018 में जनवरी के महीने में कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया, जो BSDM के अंतर्गत 1 महीने का था। इस प्रशिक्षण के बाद मुझे लगातार मशरूम का उत्पादन में झुकाव होता गया। पॉली हाउस जो हम लगाए हुए हैं, तो हम काम मतलब पॉली हाउस का काम कर रहे हैं 2012 से 2012-13 से। उस टाइम पॉली हाउस के बारे में हम भी नहीं जानते थे, हमारे लिए भी नया चीज़ था। तो थोड़ा पॉली हाउस में डीपली आप अगर जाइएगा तो उसमें जैसे जरबेरा, डच गुलाब, शिमला मिर्च सब चीज़ हो सकता है। अभी हम कर भी रहे हैं, तीनों चीज़ कर भी रहे हैं। किसान भाइयों, मक्का बिहार में ली जाने वाली प्रमुख फसल है, जिसकी खेती साल के तीनों ही मौसम में की जाती है। लेकिन इस फसल को कई घातक कीट नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें से आज हम बात कर रहे हैं मक्का के तना छेदकर कीट की। ये कीट फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, तो इसकी रोकथाम कैसे करें, चलिए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SN राय से। आज हम मक्का के तना छेदक के कीट के समेकित कीट प्रबंधन के विषय में चर्चा करेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कीट जो है पहचान और इसका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करेंगे। यह कीट छोटा और भूरे रंग के पंख वाला कीट होता है। इसके लार्वा मटमैले एवं उजले कलर के होते हैं। इसके लार्वा ही, जिसको शिशु कहते हैं, वही ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। वो हमारे शुरू से जब
पौधा मक्का का जन्म लेता है और अंत तक भुट्टा बनने तक इसका आक्रमण होते रहता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि शुरू से ही इसका प्रबंधन करना चाहिए। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। यह कीट के प्रबंधन के लिए हम लोगों को गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे कि उसके प्यूपा या अन्य जो शिशु या अंडे रहे वो उसमें मरे जाएं। दूसरा है कि उसके जितने भी अवशेष हैं, मक्का या आप लगा रहे हैं तो उसके जितने भी अवशेष हों उसको जला देना चाहिए या मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, जिससे कि प्यूपा या एग मर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। बार बार जो है इसको प्रबंधन के लिए बार बार जो है मक्का को हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए जो है हम लोगों को बीच बीच में रोटेशन करते रहना चाहिए, जिससे कि वो उसका भोजन नहीं मिलेगा और जिससे कि वो कीड़ा बार बार नहीं लगेगा। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इसके बाद जो है जब मक्का को हम लगा देते हैं, जब ही 40 से 45 दिन का मक्का होता है तो उसमें स्टेम बोरर का आक्रमण होता है। इसलिए जो है शुरू की अवस्था में नीम पर आधारित कोई दवा देना चाहिए। यदि 1 या 2 क्रॉप इंसेक्ट लगा हुआ है, उस पर जो है हम लोग को नीम पर आधारित निम्बिसिडिन, नीमाजोल या नीम ऑयल का 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते रहना चाहिए और ये रिपेलेंट का भी काम करता है। जब कीड़े का आक्रमण हो गया हो, 1 स्क्वायर मीटर में यदि 3 या 4 कीड़े का आक्रमण हो या 1 स्क्वायर मीटर में 1 अंडा का गुच्छा दिखाई दे, तब हम लोगों को स्प्रे या कोई रासायनिक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि दानेदार इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बोफ्यूरॉन 3G 6 से 7 दाना प्रति गब्बा के देने से उसका निदान हम पा सकते हैं। यदि लिक्विड में हम या तरल दवा में इस्तेमाल करना चाहिए तो उसके लिए इंडोक्साकार्ब 1 ml 3 लीटर पानी में या इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम 2.5 लीटर पानी में आप 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करेंगे तो उसमें तना छेदक के आक्रमण को हम लोग रोका जा सकता है। धन्यवाद। हम बाजार के जो भी फल सब्जियां लेते हैं वे रसायनों के प्रयोग से उत्पादित रहते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। यदि आप अपने घर के आसपास पोषाहार वाटिका लगाते हैं तो इस तरह की समस्या से आप बच सकते हैं, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रही हैं शशि वर्मा। गृह वाटिका, जिसे आम भाषा में हम पोषाहार वाटिका भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। पोषाहार वाटिका ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए, एक परिवार के लिए वरदान साबित हो रही है। पोषाहार वाटिका में
सर्दियों के मौसम के अंदर ग्रामीण महिलाएं कई तरह की सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पोषण सुधार सकती हैं, पैसों की बचत कर सकती हैं और साथ में पूरा संतुलित आहार परिवार को दे सकती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पोषाहार वाटिका या फिर गृह वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल के लिए कई तरह की मौसमी फल और सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। पोषाहार वाटिका उगाने के लिए स्थान का चयन, इसके लिए स्थान चुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अधिकतर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं। घर से मिले होने के कारण थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है। पोषाहार वाटिका के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पानी की पर्याप्त सुविधा हो। उस स्थान पर सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके और जानवरों से सुरक्षित हो। उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो, ऐसा स्थान उपयुक्त होता है। अब किसान भाइयों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि पोषाहार वाटिका का आकार कितना रखें? तो पोषाहार वाटिका के लिए जमीन की उपलब्धता परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लगातार फसल चक्र, सघन बागवानी और अंतः फसली खेती को अपनाते हुए एक औसत परिवार के लिए जिसमें 5 सदस्य हो, ऐसे परिवार के लिए औसतन 250 वर्ग मीटर की जमीन काफी है। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की 15 क्यारियों में विभाजित कर लें और इसी में साग सब्जियां और फल उगाएं, जिसमें अधिकतम पैदावार लेकर पूरे साल अपने परिवार के लिए फल और सब्जियों की आपूर्ति हो सके। गृह वाटिका या पोषाहार वाटिका लगाने के लिए हमें किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हमको अपने खेत या कुएं के ऊपर या घर के पिछवाड़े में जो जगह रहती है लगानी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। जो भी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है, खेत पर है, तो उसके आसपास पानी का साधन होना ज़रूरी है। जो भी ज़मीन हमारे पास है उसकी सबसे पहले खरपतवार वहाँ से हटाकर ज़मीन की निराई गुड़ाई करके क्यारियाँ बना लें। क्यारियाँ अपने परिवार की स्थिति के सदस्यों को देखते हुए बनाएं। उनके अंदर आप अच्छी तरीके से जो भी है उसकी जुताई करने के बाद, खुदाई करने के बाद उसमें देसी खाद का उपयोग करें। देसी खाद मिलाने के बाद आप उसके अंदर छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें। जैसे सर्दियों के मौसम में पालक, मेथी, हरा धनिया, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली व अन्य सब्जियां जो हमारे दैनिक आहार में सम्मिलित करी जाती हैं, टमाटर, बैंगन इत्यादि, इनकी पौध लगाकर आप गृह वाटिका तैयार करें और प्रतिदिन उसकी निगरानी करें, देखरेख करें। अगर उसके अंदर कोई भी खरपतवार निकल रही है तो उसको निकालें। साथ ही अगर उसमें किसी भी तरह का कीट मकोड़ों का या बीमारियों का प्रकोप हो रहा है तो अपने जो देसी संसाधन हैं, जैसे राख का उपयोग करना, लाल मिर्च और लहसुन और नीम के पत्तों की चटनी बनाकर पानी में घोल बनाकर उन पे छिड़काव करना। जो भी उसके अंदर कीट मकोड़े लगे हुए हैं वो उससे दूर हो जाएंगे। पोषाहार वाटिका लगाने के फायदे: रसायन रहित सब्जियों और फलों की प्राप्ति होती है। परिवार के लिए ताजे फल सब्जियां मिलते हैं। बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं होती। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वाटिका की सब्जियां बाजार के मुकाबले अच्छे गुणों वाली होती है। पोषाहार वाटिका लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल बाज़ार के अंदर जो भी सब्जियां उपलब्ध हैं उसके अंदर रासायनिक जहर की मात्रा बहुत अधिक आती है और किसी को भी ये पता नहीं लगता है कि दवाई छिड़कने के पश्चात कितने दिन बाद किसान ने सब्जी को तोड़कर बाज़ार में बेचा है। अगर ग्रामीण महिलाएं अपने घर में सब्जी उगाती हैं तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है जो हमारे को आजकल जैसे कैंसर नामक रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर पोषाहार वाटिका लगाएंगे तो रासायनिक जहर से बचेंगे, साथ में इस तरह के रोग से निदान मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बलुआ, जिला बक्सर के कृषक संतोष राठौर ने।
या सूरजमुखी की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो संतोष राठौर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले मैं किसान बंधु को जो भी बसंतकालीन और गर्मा सूरजमुखी की खेती किए हैं उन्हें उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल करना चाहिए। सूरजमुखी में उन्नत प्रभेद में जैसे संकुल किस्म के लिए हम लोग मॉडर्न आपका DRSF 108, DRSF 113 जिसमें हम उपज 9 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाते हैं और तेल की मात्रा इसमें 35 से 40% होती है। लेकिन जब हम संकर किस्म के सूरजमुखी के उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल करते हैं जैसे KBSH1, DRSH1, KBSH 44, KBSH 53, इसमें हमें तेल की मात्रा करीब 40 से 45% तक प्राप्त होती है और इसको तैयार होने में 105 से 110 दिनों का समय लगता है।